हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK24 नॉलेज पर। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो कि निकल के आ रखी है ओनली 10th पास कैंडिडेट के लिए। ठीक है फ्रेंड, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम आप लोग को नहीं देना है, यानी आप लोग फॉर्म भरेंगे और इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास है 10वीं में ओनली 33% मार्क, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बिना देरी करे इसमें फॉर्म भर देना। वीडियो में आगे हम इस भर्ती से रिलेटेड A to Z जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया भर्ती रहने वाली है ये। आयु सीमा जो है वो 18 से 45 साल रखी गई है। ये डायरेक्ट भर्ती निकल के आ रखी है विभाग की तरफ से। ठीक है फ्रेंड, क्या है इस भर्ती की A to Z जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को दे देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड शुरू आज हमारे करते हैं। सामने इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। और पहली नज़र में ही ये किसी आम सरकारी नौकरी की विज्ञप्ति जैसी नहीं लगती। बिल्कुल। इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बातें हैं। जी हाँ। आमतौर पे जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत कोचिंग, मोटी मोटी किताबें और वो परीक्षा का तनाव आता है। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। और वही सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात है जो इन दस्तावेजों से एक तरह से उछलकर सामने आती है। नो एग्जाम, कोई लिखित परीक्षा नहीं, ये सीधी भर्ती है। और जब हम पदों की संख्या देखते हैं, लगभग 28,740, तो ये और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। ये नो एग्जाम वाला पहलू ही इस भर्ती का सबसे बड़ा आकर्षण है और सबसे बड़ा चर्चा का विषय भी। सही कहा। इसका मतलब है कि चयन की पूरी प्रक्रिया ही पारंपरिक तरीकों से अलग है। ये उन लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो शायद परीक्षा देने में उतने सहज नहीं होते। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, बल्कि ये भर्ती प्रक्रिया के एक अलग मॉडल को समझने का मौका है। हम जानेंगे कि अगर परीक्षा नहीं है तो चयन होता कैसे है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, एक उम्मीदवार को किन बातों का ध्यान रखना है। जी। हमारे पास आवेदन की आखिरी तारीख 4 फरवरी तक का ही समय है। तो चलिए एक एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। हाँ, इंडिया पोस्ट जीडीएस के तहत 3 मुख्य भूमिकाएं हैं। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, काम करने की जगह ग्रामीण या कस्बा इलाकों के डाकघरों में होगी। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, इन तीनों में से किसी भी पद के लिए कोई परीक्षा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उन शर्तों पर जो एक उम्मीदवार को पूरी करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। उम्र का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल है। 40 साल? जी, ये सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। 40 साल की अधिकतम आयु सीमा अपने आप में काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें कुछ श्रेणियों के लिए छूट भी है ना? जी हाँ, और ये छूट भी काफी महत्वपूर्ण है। ओबीसी उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलती है। मतलब वो 43 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। और एससी/एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है, जिसका मतलब है कि वे 45 साल की उम्र तक भी योग्य हैं। 45 साल तक? इसका मतलब ये भर्ती सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोलती है जो शायद अपने करियर के मध्य में हैं या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन एक मिनट, इस बड़ी उम्र सीमा का मेरिट लिस्ट पर क्या कोई असर पड़ता है? क्या इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा समावेशी बनती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सीधा असर ये होता है कि मुकाबला हर आयु वर्ग के लोगों के बीच होता है। अच्छा। एक 18 साल का उम्मीदवार जिसके शायद हाल ही में अच्छे अंक आए हों, उसका मुकाबला एक 40 साल के उम्मीदवार से भी हो सकता है। तो हाँ, ये भर्ती को निश्चित रूप से ज्यादा समावेशी बनाता है। लेकिन चयन का आधार क्योंकि सिर्फ 10वीं के अंक हैं, इसलिए अंत में उम्र से ज्यादा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड का महत्व होता है। अच्छा, तो अब सीधे उसी पर आते हैं, शैक्षणिक योग्यता। यहाँ भी मामला बहुत सीधा रखा गया है, सिर्फ 10वीं पास। हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है और न्यूनतम 33% अंक चाहिए, यानी सिर्फ पास होना ही आवेदन के लिए काफी है। और कोई अनुभव? किसी भी तरह के अनुभव की जरूरत नहीं है। ये फ्रेशर्स के लिए एक सुनहरा दरवाजा है। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प पंक्ति दस्तावेज में लिखी है, परसेंटेज डजंट मैटर फॉर अप्लाइंग बट मैटर्स फॉर सिलेक्शन। एक मिनट, इस बात को जरा और समझते हैं। जी। मतलब
फॉर्म भरने के लिए दरवाजा तो सबके लिए खुला है, चाहे आपके 33% हो या 93%। हाँ, लेकिन अंदर कौन जाएगा ये आपकी 10वीं की मार्कशीट तय करेगी। ये तो बड़ा दिलचस्प सिस्टम है। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही इस पूरे भर्ती प्रक्रिया की आत्मा है। आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अंतिम चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा में मिले अंकों की मेरिट पर आधारित होगा। जिसके अंक ज्यादा, उसके चुने जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा। बिल्कुल, ये सिस्टम को एक नजरिए से बहुत सरल और पारदर्शी बना देता है। कोई व्यक्तिपरक मूल्यांकन नहीं, कोई इंटरव्यू का दबाव नहीं, सिर्फ आपके अंक बोलते हैं। तो अब सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, तो ये चयन असल में होता कैसे है? ये ऑटोमेटेड मेरिट लिस्ट काम कैसे करती है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या ये उतना ही सीधा है? प्रक्रिया सीधी जरूर है, लेकिन इसके कुछ गहरे पहलू भी हैं। पहला कदम, जैसा कि हमारे सामने मौजूद फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, वो है ऑनलाइन आवेदन करना। ठीक है। जब आवेदन की तारीख खत्म हो जाती है, तब असली प्रक्रिया शुरू होती है। और वो क्या है? एक ऑटोमेटेड यानी कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अच्छा। ये लिस्ट पूरी तरह से उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदन में भरे गए 10वीं के अंकों के आधार पर बनती है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश न के बराबर होती है, जिससे पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है। और ये लिस्ट पूरे भारत के लिए एक ही होती है? नहीं, हर सर्किल या राज्य की अपनी अलग मेरिट लिस्ट बनती है। एक मिनट, आपने कहा हर सर्किल या राज्य की अपनी लिस्ट बनती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक राज्य का कट ऑफ दूसरे राज्य से बहुत अलग हो सकता है? बिल्कुल। जैसे क्या किसी ऐसे बोर्ड से पास हुए छात्र को फायदा हो सकता है जहां ज्यादा नंबर देने का चलन हो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती और बहस का मुद्दा है। अच्छा। देखिए, भारत में कई अलग अलग राज्य बोर्ड हैं। हाँ। सीबीएसई है, आईसीएसई है, और ये एक सच्चाई है कि अलग अलग बोर्ड की मार्किंग स्कीम और वो सख्ती का स्तर अलग अलग होता है। हाँ, ये तो है। हो सकता है कि एक बोर्ड में 95% लाना ज्यादा आसान हो, जबकि दूसरे में 85% लाना भी बहुत बड़ी बात हो। तो क्या ये सिस्टम उन छात्रों के साथ थोड़ा अन्याय नहीं करता जो एक सख्त मार्किंग वाले बोर्ड से पढ़े हैं? उनके अंक कम होने में उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए, सिस्टम में अंकों को नॉर्मलाइज करने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। ये बस आपके द्वारा दिए गए अंकों को उनके अंकित मूल्य पर लेता है। इसका एक नतीजा ये होता है कि कुछ राज्यों का कट ऑफ बहुत ऊंचा, कभी-कभी तो 98% या 100% तक भी चला जाता है। तो हाँ, ये एक वैध चिंता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। इस सिस्टम के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता और गति। जी, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और फिर इंटरव्यू लेने में महीनों, कभी-कभी साल लग जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत तेज है। अच्छा। दूसरा, ये उस महंगी कोचिंग इंडस्ट्री पर भी एक तरह से लगाम लगाता है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी के नाम पर चलती है। यहाँ आपकी सालों की मेहनत यानी आपकी स्कूली पढ़ाई काम आती है, न कि कुछ महीनों की कोचिंग। तो ये एक तरह से उन छात्रों के लिए इनाम है जिन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई को गंभीरता से लिया है। बिल्कुल। और जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो अगला और अंतिम चरण होता है दस्तावेज सत्यापन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। जी, यहाँ आपके द्वारा दी गई जानकारी को आपके असली दस्तावेजों से मिलाया जाता है। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के 10वीं में अच्छे नंबर हैं और वो इस सिस्टम से सहमत है। अब उसे आवेदन करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना होगा? मतलब दस्तावेजों का क्या मामला है? दस्तावेजों की सूची बहुत मानक है। सबसे पहले एक हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो। हाल की? जी, दस्तावेजों में इस पर जोर दिया गया है कि फोटो नई होनी चाहिए ताकि पहचान में कोई दिक्कत ना हो। पुरानी फोटो की वजह से कभी-कभी आवेदन रद्द भी हो सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा? आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी, आपका आधार कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट। हाँ, वही तो आधार है इस पूरी भर्ती का। बिल्कुल। और जो उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनके लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लगेंगे। जैसे कि? जैसे जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी/एसटी के लिए, या ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो। और हाँ, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना अनिवार्य है, क्योंकि भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी और अपडेट आपको इसी पर मिलेगी। सारे दस्तावेज तैयार करने के बाद अगला कदम होता है फॉर्म को सबमिट करना, और सबमिट करने से पहले अक्सर एक फीस देनी होती है।
यहाँ पर फीस का क्या सिस्टम है? यहाँ फीस का सिस्टम काफी प्रगतिशील है। सामान्य यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए है। सिर्फ 100 रुपए? ये तो आज के समय में बहुत ही मामूली रकम है। और बाकी उम्मीदवारों का क्या? बाकी सभी के लिए यानी SC, ST, PWD और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है। अच्छा, कोई शुल्क नहीं? जी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, और ये दिखाता है कि सरकार केवल भर्ती ही नहीं कर रही, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रही है कि समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाएं, इसमें आसानी से हिस्सा ले सकें। निश्चित रूप से यह कदम आवेदन प्रक्रिया को और ज्यादा समावेशी और सुलभ बनाता है। तो ठीक है, अब आखिरी और सबसे व्यावहारिक बात, आवेदन करना कैसे है? प्रक्रिया बहुत लंबी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया सीधी है। आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पर जाकर पहले खुद को रजिस्टर करें। मतलब एक प्रोफाइल बनानी होगी? जी, अपनी सामान्य जानकारी देकर फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें। जो दस्तावेज हमने अभी डिस्कस किए उन्हें स्कैन करके अपलोड करें। और अगर आप जनरल या ओबीसी पुरुष हैं तो 100 रुपए की फीस का भुगतान करें। लेकिन सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, फाइनल प्रिंट आउट। हाँ, फाइनल प्रिंट आउट लेना ना भूलें। बिल्कुल सही। ये प्रिंट आउट आपके रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य में किसी भी तरह की पूछताछ के लिए ये आपके पास एक सबूत की तरह होता है। तो इसे सिर्फ कंप्यूटर में सेव ना करें, बल्कि इसका एक प्रिंट लेके संभाल के रखें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक नौकरी की वैकेंसी नहीं है, ये भर्ती के एक पूरे मॉडल पर सोचने का मौका देती है। एक तरफ ये तेज, पारदर्शी और कोचिंग मुक्त व्यवस्था है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाती है कि क्या 10वीं के अंक ही किसी की योग्यता का एकमात्र पैमाना हो सकते हैं? यह उन स्किल्स को नजरअंदाज करती है जो शायद किसी ने स्कूल के बाद सीखी हों, जैसे कंप्यूटर स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल, ये एक सुरक्षित सरकारी नौकरी है, परीक्षा का कोई तनाव नहीं है, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है और पूरी तरह से आपके एकेडमिक प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जी, तो हमारी सलाह यही होगी कि अगर आपकी योग्यता मानदंडों से मिलती हैं और आपके 10वीं में अंक अच्छे हैं, तो आखिरी तारीख 4 फरवरी का इंतजार किए बिना आज ही आवेदन करें। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जब हजारों पदों के लिए भर्ती बिना किसी परीक्षा के केवल एकेडमिक मेरिट के आधार पर होती है, तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन के महत्व को बहुत गहरे से रेखांकित करता है। इस पर थोड़ा और विस्तार से बताइए। इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, अगर सरकारी नौकरियों का भविष्य यही है, यानी एकेडमिक मेरिट पर आधारित सीधी भर्ती, तो क्या हमें स्कूलों में सिर्फ नंबर लाने की बजाय असल कौशल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने पर और ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब नौकरी में असल काम करने की बारी आएगी, तब तो सिर्फ मार्कशीट काम नहीं आएगी, है ना? सही बात है। तब आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता, संवाद करने का तरीका और नई चीजें सीखने की काबिलियत काम आएगी। क्या हमारा मौजूदा सिस्टम छात्रों को इसके लिए तैयार कर रहा है?